नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी पहुंचे ऋषिकेश। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में टेका माथा। तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को किया रवाना। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद तबाही। अल्मोड़ा के भगवानी पोखर में सड़क पर बही कार। नैनीताल, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में गिरे ओले। फॉरेस्ट फायर के नियंत्रण को लेकर वन विभाग ने कसी कमर। पिछले कुछ समय से कम हुए वन अग्नि के मामले। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी हुई नाराज। मेमखो नदी पे गिरते गंदे नालों में और अवैध अतिक्रमण को लेकर नाराज। उत्तराखंड क्रांति दल ने अब पुनः सस्ता अभियान शुरू किया। विधानसभा स्तर पर चलाया जाएगा अभियान। हरिद्वार के सुमन नगर में पहुंचा जंगली हाथी। सड़क पर जमा हुई राहगीरों की भीड़। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात दबाव को कम करने के लिए धामी सरकार ने रिस्पना और बिंदाल नदी पर 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यह एलिवेटेड रोड 6100 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही है। इसके लिए एलिवेटेड रोड की जद में आने वाली जगहों पर मकान पर लाल निशान लगना शुरू हो गए हैं। साथ ही इस क्षेत्र की तमाम रजिस्ट्रियों को भी जल्द ही सीज किया जाएगा। कुल लागत में से रिस्पना नदी प्रोजेक्ट की लागत 2100 करोड़ रुपए, जबकि बिंदल नदी एलिवेटेड रोड की अनुमानित लागत 4000 करोड़ रुपए रखी गई है। बिंदल और रिस्पना नदी पर बनाने जा रहे एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही सर्वे का कार्य और आगे की तरफ बढ़ेगा, कई घनी आबादी वाले क्षेत्र इस प्रोजेक्ट की जद में आएंगे, जिसको लेकर विरोध तेज हो गया है। आपको बता दें कि बिंदाल नदी पर बनने वाली 15 किलोमीटर एलिवेटेड रोड कारगी चौक से शुरू होकर राजपुर रोड से आगे ओल्ड मसूरी रोड साईं मंदिर के पास जाकर खत्म होगी। इसकी जद में 1494 कच्चे और पक्के मकान आएंगे, जिन्हें हटाया जाना है। इस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कुल 2614 मकानों को विस्थापित किया जाना है। वहीं इस प्रोजेक्ट के लिए 43.9151 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें 26 मोहल्ले शामिल हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार रिस्पना पुल से सहस्त्रधारा और बिंदाल पुल से मैक्स अस्पताल तक इस रोड का निर्माण किया जाएगा। हालांकि एलिवेटेड रोड निर्माण में आने वाली दिक्कतें कम नहीं है। देहरादून में इस कार्य को पूरा करने में लंबा समय लग सकता है। एलिवेटेड रोड के निर्माण में कई ऐसी समस्याएं हैं जो इसके निर्माण को लंबा खींच सकती है। नदियों के किनारे मकान व अतिक्रमण सरकार के आगे एक बड़ी समस्या है। रिस्पना व बिंदाल नदी की जद में आने वाले मकानों के निवासियों का विरोध तेज हो गया है और धरना प्रदर्शन कर एलिवेटेड रोड का विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। यही समस्या है कि देखो, हमें 40 साल हो गए नदी के किनारे। नदी से खरोर के हमने अपना घर बनाया। बच्चे देखो, काला भी हमारा हो गया उससे चलाते चलाते। ये देखो, हाथ भी देखो पानी में, कंधे में हाथ अच्छे। ये समस्या है कि हमने बहुत खून पसीने से बनाए हैं। इंदिरा गांधी की बसाई हुआ हमारी मलिन बस्तियाँ है। तो ये मोदी सरकार को क्यों हमें उठा रहा है? हमें उठाना चाहिए। कांग्रेस उठाएगा तो हम उठेंगे, नहीं उठाएगा तो हम नहीं उठेंगे। पुस्तक दी धामी मोदी के कहने से हम घर नहीं उठाएंगे। चाहे हम मर जाएंगे, चाहे मिट जाएंगे, हमने वहाँ अपने कफन दे देंगे। बाकी हमने अपनी मलिन बस्तियाँ नहीं तोड़ने देंगे। हमारी समस्या यही है, सब लोगों की एक ही समस्या है कि जिस दिन से इस सरकार की नज़र हमारी बस्तियों पे पड़ी है, उसी दिन से हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। तो अपना दुख किसके सामने सुनाएं? लोगों को देखते हैं, अपने बहुत गरीब तबके के लोग नदी के किनारे बैठे हुए। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम नदी के किनारे क्यों बैठते? इस सरकार को कोई और नज़र नहीं आया। गरीब मलिन बस्ती में जो बैठे हुए गरीब आदमी, वही नज़र में आए। एक ही, अगर हम लोगों को सरकार उठाना चाहती है तो कम से कम हम लोगों को कहीं बसाया जाए, घर दिया जाए। आपको बता दें कि बिंदाल नदी पर बनने वाली 15 किलोमीटर एलिवेटेड रोड कारगी चौक से
शुरू होकर राजपुर रोड से आगे ओल्ड मसूरी रोड साईं मंदिर के पास जाकर खत्म होगी, जिसकी जद में 1494 कच्चे पक्के मकान आएंगे जिन्हें हटाया जाना है। इस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कुल 2614 मकानों को विस्थापित किया जाएगा। तो वहीं इस प्रोजेक्ट के लिए 43.9151 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें 26 मोहल्ले शामिल है। वहीं विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि भाजपा सरकार देहरादून की मलिन बस्तियों पर राजनीति कर रही है। ऐन चुनाव से पहले लोगों को कोर्ट के आदेश का डर दिखाकर अध्यादेश लाकर बचाने का ढोंग रचती है। भाजपा ये षड्यंत्र पिछले 2 निकाय चुनावों से कर रही है, जबकि सरकार को कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए नियमितीकरण और मालिकाना हक देने के कानून का पालन करना चाहिए था, ताकि इस समस्या का अस्थायी समाधान हो गया होता। कांग्रेस का कहना है कि जब 2018 में प्रदेश की मलिन बस्तियों को उजाड़ने से बचाने के लिए मलिन बस्तियां विकास परिषद ने कांग्रेस के बैनर तले मुख्यमंत्री आवास कूच किया था, तब त्रिवेंद्र सिंह सरकार पहली बार मलिन बस्तियों के बारे में अध्यादेश लाई थी, जिसे दोबारा 2021 में 3 वर्षों के लिए लाया गया था। अब इस अध्यादेश का समय भी समाप्त हो रहा है, जबकि 6 वर्षों में राज्य सरकार को मलिन बस्तियों के नियमितीकरण, मालिकाना हक और पुनर्वास का इंतजाम कर लेना चाहिए था। लेकिन भाजपा सरकार इस मुद्दे का अस्थायी समाधान होने ही नहीं देना चाहती। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। सरकार को बताना होगा जिन 2,500 से 3,000 घरों को उजाड़ा जाएगा, उनका विस्थापन कहां होगा। कि पिछले 8 सालों से लगातार सरकार बयानबाजी कर रही है। मुख्यमंत्री जी के कई बयान जो है आए हैं, मंत्रियों के बयान हैं, भाजपा के नेताओं और विधायकों के बयान हैं, लेकिन आज तक एलिवेटेड रोड धरातल पर नहीं उतरा, क्योंकि शहर में जाम की स्थिति इतनी ज्यादा है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान है। एलिवेटेड रोड बनना चाहिए, लेकिन एलिवेटेड रोड की चपेट में जिन गरीबों के मकान आ रहे हैं, उनके पुनर्वास की क्या योजना सरकार के पास है। जब तक उनका विस्थापन और पुनर्वास नहीं होता है, तब तक एलिवेटेड रोड का काम कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक मानवीय दृष्टिकोण है, जिनके घर वहां पर बने हैं, जो अपने बच्चों का लालन पालन वहां कर रहे हैं, जो अपनी गृहस्थी को चला रहे हैं, उन लोगों के भविष्य का क्या होगा, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। ऐसा है, विरोध करना उनका अपनी जगह है और विकास को गति देना, एलिवेटेड रोड इस समय देहरादून की डिमांड है, उसको देखना भी एक कार्य है। और ये एनटीटी का प्रोजेक्ट है, कोई सरकार ने अपना प्रोजेक्ट तो लाया नहीं है, उसके नियम के अधीन होकर इस तरीके का कार्य किया जा रहा है। जिस प्रकार से जाम वगैरह, गंदगी वगैरह कहीं कहीं देखने को मिल रही है, इन चीजों से निजात पाने के लिए, ये सब चीजों को करते हुए देखने के लिए निश्चित तौर पर एलिवेटेड रोड होने की इस समय देहरादून की मांग है, जिसको हमारी सरकार पूरी तरीके से धरातल पर उतार रही है। और जहां तक रही मलिन बस्तियों की बात, तो उसको भी हमारी सरकार लेकर चिंतित है। वो सभी हमारी देवतुल्य जनता है जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, उनके बारे में भी हमारी धामी सरकार चिंतित है और निश्चित तौर पर उनके बारे में भी सोचा जाएगा, उनके व्यवस्था के बारे में भी देखा जाएगा। कहना है कि हम किसी भी विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारी जो पहले ये मलिन बस्तियों का जो आपने सर्वे किया है, उनका पुनर्वास कैसे होगा, उनके लिए एक ठोस योजना सरकार को लानी चाहिए। और जो संस्थाएं उसका विरोध कर रही हैं, उनके थ्योरी भी देखनी चाहिए, उसमें क्या सत्यता है, पर्यावरणीय स्थिति क्या है। और पहले आपने देखा कि रिस्पना के अंदर आपने सीवर लाइन डाल दी, आपको उस समय उन अधिकारियों को भी दंडित करना चाहिए जिनके वजह से इतना बड़ा नुकसान हमारी प्रदेश सरकार का हुआ है, केंद्र सरकार की योजनाओं में पैसा घोटाला हुआ है, वो लाइनें डली फिर हटेंगी। तो हम उत्तराखंड का अंदर का साफ माना है, किसी भी योजना के हम विरोधी नहीं है। आज देहरादून की स्थिति सड़कों के हिसाब से लिहाज से देखा जाए तो बहुत अत्यंत चिंताजनक हो गई है। कहीं भी ट्रैफिक स्मूथ चलता नहीं है, सब जगह जाम की स्थिति है। रोडों का बनना नितांत आवश्यक है। कुल मिलाकर एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी, संरेखण और ड्राफ्ट डीपीआर विभाग के माध्यम से तैयार करा ली गई है। आईआईटी रुड़की से हाइड्रोलॉजिकल मॉडल स्टडी की जा चुकी है। रिस्पना और बंदाल नदी के अंदर स्थित विद्युत लाइन, हाईटेंशन लाइन, सीवर लाइन और अन्य यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए विभागों का संयुक्त निरीक्षण हो चुका है तथा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जिसका विरोध भी देखा जा रहा है। नदियों के किनारे मकान व अतिक्रमण सरकार के आगे एक बड़ी समस्या बन गया है। रिस्पना व बंदाल नदी की जद में आने वाले मकानों के निवासियों का विरोध तेज हो गया है और धरना प्रदर्शन कर एलिवेटेड रोड का विरोध भी शुरू हो गया है, जिसको लेकर राजनीति गरमा गई है। देखना होगा विकास के नाम पर क्या इन बस्तियों में रहने वालों को आशियाना मिल भी पाएगा या ये विरोध ऐसे ही बरकरार रहेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि कोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच समिति के 6 सप्ताह के भीतर वोटर लिस्ट की जांच पूरी करने का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि जिन लोगों के नाम पर 2 स्थानों पर उन्हें सही किया जाए और अन्य स्थानों की वोटर लिस्ट की भी जाँच की जाए। ग्राम सभा बड़ोगौत देहरादून के निवासी महिपाल सिंह कृसाली ने एक जनहित याचिका दायर कर ये मांग की कि जैसे ग्राम सतेली नाई कला में मात्र 2 परिवार रहते हैं, परंतु उस गांव सभा की लिस्ट में 122 लोगों का नाम शो किया गया है और ऐसे लोगों के नाम जोड़े गए हैं जो कहीं अन्यत्र गाँव में हैं या बाहर के जगह हैं और उनके वोटर हैं। तो इसी तरह से पूरे प्रदेश के अंदर किस प्रकार की मतलब ये पंचायतों की जो ये वोटर लिस्ट है इसकी वैधानिकता पे प्रश्न चिन्ह उठ जाता है और जो है वोटर लिस्ट की जो पवित्रता है वो प्रभावित होती है वोटिंग की। 17 मार्च 2025 को एक विस्तृत प्रत्यावेदन दिया गया और ये कहा गया कि इस प्रकार इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि जो राज्य सरकार जो विकास योजनाओं का एक धनराशि संख्या के आधार पर वहां पर उसका जो है विकास निवेशित करती है, उसका भी दुरुपयोग है। देहरादून में 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कोला रोड स्थित भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दिन का उद्देश्य धरती पर मौजूद जीव जंतुओं को पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। बायोडाइवर्सिटी हम लोग हर वर्ष मनाते हैं और यह देश सिग्निफाई करता है कि बायोडाइवर्सिटी की सिग्निफिकेंस क्या है, यूसेज क्या है, यूटिलिटी क्या है, क्यों हमारे लिए आवश्यक है और हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं इस दिन विशेष रूप से। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोनों डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो भारत सरकार के प्रमुख संस्थानों में से हैं और भारत की जो विविधता है, जैव विविधता है, वो दोनों संस्थान उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उनके कंजर्वेशन पर कार्य करते हैं और जनमानस में बायोडाइवर्सिटी के प्रति जागरूकता फैलाने का काम भी करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा प्रेस वार्ता की गई। यह प्रेस वार्ता देहरादून उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय में की गई, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कटायत ने बताया कि पूर्व में 8 मई से सदस्यता अभियान शुरू किया गया है, लेकिन 7 मई को हुई पहलगाम की घटना की वजह से स्थगित कर दिया गया था। अब पुनः सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान विधानसभा स्तर पर चलाया जाएगा। एक तो हमारा संगठन है जो क्योंकि 8 तारीख को होना था वो आज कल हुआ और पूरे उत्तराखंड में बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिलता है। प्रथम हमने 10 लाख मेंबर बनाने 35 विधानसभाओं की हमारी चली गई। निश्चित आशा है इसमें आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपने पब्लिक के सामने उत्तराखंड क्रांति दल को ठीक से प्रस्तुत करा, उसका प्रतिफल उत्तराखंड क्रांति दल को मिल रहा है। आप लोगों का भी धन्यवाद और जनता का भी धन्यवाद। देहरादून नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा उठान व्यवस्था की ओर भी बेहतर को लेकर हुआ है। इसी को बुधवार को नगर निगम देहरादून में प्रेस वार्ता की गई। यह प्रेस वार्ता नगर आयुक्त नमामि बंसल द्वारा आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि नगर निगम ने वाटर ग्रेस के 47 और इको कंपनी के 26 वार्डों में कूड़ा उठान की व्यवस्था खुद संभाल ली है। नगर निगम ने 40 वार्ड का कूड़ा उठान अपने हाथ में लिया था और 2 माह से वो इस कार्य को कर रहा है। उसका एक कंपैरेटिव डेटा हमने शेयर किया है कि किस प्रकार से पहले जब कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा था तो हमारी डोर टू डोर कवरेज लगभग 50% के आसपास थी और अब हम उसको बढ़ा करके 80% से अधिक पर ले आए हैं। इसके अलावा इकॉन भी जिन वार्ड्स में कार्य कर रहा था उसको भी किन्हीं कारणों से
हमें नगर निगम को अपने हाथ में लेना पड़ा। मामला अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन भी है। उसमें भी किस प्रकार से नगर निगम और कवरेज को बेहतर करते हुए कार्य कर रहा है। लगातार सभी वार्ड्स में कूड़ा उठान के व्हीकल्स जा रहे हैं। कुछ वार्ड्स में 3 से 4 वाहन भी हम कूड़ा उठान के लिए भेज रहे हैं, एज पर जो वहाँ पॉपुलेशन है, जितने संस्थान हैं उसको देखते हुए। जिन वार्ड्स में एक वाहन जा रहा है उसको भी मल्टीपल ट्रिप्स लगाने का और ट्रांसफर स्टेशन से दूरी के आधार पर तय करते हुए व्यापक प्लानिंग की गई है। खबर कोटद्वार से, जहां मेघो नदी में गिरते गंदे नाले और अवैध अतिक्रमण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी का पारा बुधवार को 7वें आसमान पर पहुंच गया। दल बल के साथ मौके पर पहुंची ऋतु खंडूरी ने मौके पर न केवल अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई बल्कि अतिक्रमणकारियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। रहने लायक हो आप लोग इस तरह से? 50% करोड़ की दीवार बना रहे हो, उसको और कमजोर कर रहे हो गंदे डाल के। कैमरे लगाइए, आप कैमरे लगाइए, जो कूड़ा फेंक रहा है उसके ऊपर चालान करो। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य सरकार की करनी और कथनी में जितना जागता उदाहरण है कपकोट विधानसभा का उप तहसील शाम वर्ष 2016 में भूमि पूजन और वर्ष 2020 में लोकार्पण होने के बाद भी समा उप तहसील मात्र भवन निर्माण तक ही सीमित रह गई। स्थानीय जनता द्वारा कई बार शासन प्रशासन विधायक को अवगत कराने के बाद भी कोई समाधान नहीं हो पाया, जिस कारण स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता में रोष व्याप्त है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि विधायक कपकोट सभी मंचों में कहते हैं कि विकास और सभी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर में रह रहे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि बिचला दानपुर की लगभग 22,000 की आबादी अपने छोटे छोटे कामों के पपत्त बनाने के लिए आज भी 30 किलोमीटर दूर कपकोट तहसील पर निर्भर होना पड़ रहा है। जहां पर आप देखेंगे में ताला लगा हुआ है। इस भवन का निर्माण कांग्रेस की सरकार में 2016 में भूमि पूजन हुआ था। इसका लोकार्पण 2020 में हुआ। आज ये भवन की स्थिति देखकर लग रहा है कि यहां पर को ना विद्युत व्यवस्था यहां पर को है, ना यहां पर को संचार की व्यवस्था है। इस भवन को देखकर लग रहा है कि किस तरीके से ये भवन बना होगा लोगों की आशाओं के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए। जो बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि विकास अंतिम छोर तक पहुंचाने की बात है, तो यहां पर को खाता खतौनी निकालने के लिए लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आधार अपडेट करने के लिए कोई भी व्यक्ति यहां पर को नहीं है। लोगों का धन का दुरुपयोग हो रहा है, लोगों के समय का दुरुपयोग हो रहा है। मैं सरकार में बैठे लोगों से कहना चाहता हूं कि इस तहसील उप तहसील परिसर को जल्द से जल्द सुचारू करा जाए। स्वर्गीय BS रावत की पुण्यतिथि स्मृति के मौके पर प्रत्येक वर्ष ऑप्टिम टेनिस एकेडमी चूना खान के 2 राष्ट्रीय रैंक की टेनिस प्रतियोगिताएं फैन स्पोर्ट्स क्लब के सहयोग से आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता 21 से 6 जून तक मेंस ओपन और 7 जून से 13 जून तक सुपर सीरीज बॉयज एंड गर्ल्स का प्रथम बार आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट के सचिव अविनाश रस्तोगी ने बताया कि फैंस स्पोर्ट्स क्लब के बैनर तले एकेडमी 2024 में भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट IFTF और फैंस कप इवेंट का सफलता आयोजन कर चुकी है। इकतीस मई से 6 जून तक राष्ट्रीय स्तर की आइटा मेंस ओपन एक प्रतियोगिता कराई जा रही है, जो कि 1 लाख प्राइज की है। दूसरी प्रतियोगिता उसी के साथ कराई जा रही है, वो है 7 जून से लेकर के 13 जून तक, जो कि अंडर 12 और अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स के लिए है। ये 2 प्रतियोगिताएं हम इस क्षेत्र में प्रथम बार कराई जा रही हैं। इससे पूर्व ऑप्टिमम टेनिस एकेडमी ने UTA और DTA और फैन स्पोर्ट्स क्लब के सहयोग से ITF MT 100 कराया था अक्टूबर में, जो कि बहुत सफल रहा था। उसी का उच्चीकरण अब MT 200 जो है वो अक्टूबर में कराया जाना सुनिश्चित हुआ है। GTA नैनीताल डिस्ट्रिक्ट टेनिस एसोसिएशन नैनीताल 2019 में एस्टेब्लिश हुई थी।
तब से उसका ये प्रयास रहा है कि स्थानीय क्षेत्र में अधिक से अधिक टेनिस खेला जाए और टेनिस को प्रमोट किया जाए। इसी क्रम में ओपिनियन टेनिस एकेडमी, जैसा भी रावत साहब ने बताया, वहाँ 6 कोर्ट हैं और फ्लड लाइट कोर्ट हैं और बड़ा वहाँ पर लगातार टूर्नामेंट्स खेले जा रहे हैं। तो निश्चित ही इस तरह के टूर्नामेंट से स्थानीय क्षेत्र में टेनिस को विभिन्न आयु वर्ग में जो है प्रमोशन मिलेगा और अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर भी जो है आगे भविष्य में जो है देखने को मिलेंगे। सरोवर नगरी नैनीताल में आज देश की सेना के सम्मान में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों और सैनिकों के जयकारे गूंज उठे। नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की सेना की सराहना करते हुए आज कहा कि देश आज पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए, आज पूरे विश्व में भारत का जो डंका बजा हुआ है और हम सभी लोग जानते हैं भारतीय सेना ने किस प्रकार से घर में घुसकर उन टारगेटों को जिस पर हमने निशाना लगाया था बिल्कुल सटीक तरीके से वार किया है। इस बात की पुष्टि चाहे यूएस हो चाहे बीबीसी हो, सब लोग कर चुके हैं। लगातार आज विश्व पूरा यह कह रहा है कि भारत अब वो भारत नहीं रहा। ब्लास्टिक मिसाइल का जिस प्रकार से पूरी दुनिया में डंका बजा हुआ है और जिस प्रकार से उसकी सटीकता अभी तक युद्ध में ब्लास्टिक मिसाइल का कहीं भी सटीक उदाहरण नहीं मिला था, इस बार इस युद्ध में सटीक उदाहरण मिला है। तो भारत की सेना और भारत अब बहुत अग्रणी निकल चुके हैं। इसीलिए आज ये भारतीय सेना के पराक्रम के लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए थे। हम पूरे नगरवासी और सभी बच्चों का धन्यवाद करते हैं कि इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर हमारी भारतीय सेना के जवानों का उन्होंने हौसला बढ़ाया है। देखिए, जब तक मोदी जी ने हमारे आतंकवाद को आज जिस तरह से खत्म किया, मोदी जी और हमारी सेना आगे भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेगी। चाहे पाकिस्तानी हो चाहे चीनी हो, कोई भी हमारे आतंक हमारी यहाँ आंख उठाकर देखेगा तो उनको इसी तरह से उनके छक्के छुड़ाए जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम अपनी सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपने उन बहनों के जिन्होंने उन्होंने सुहाग उजाड़े थे, ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम रखा गया है, आज उन्हीं के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा यहाँ पे हो रही है। मैं बहुत बहुत उनको सम्मान करती हूँ और अपने जिन लोगों ने अपने पतियों को और अपने सभी को अपने सहयोग घर के चिरागों को खोया है, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सेना को सलाम करती हूँ। हरिद्वार के जिला प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने CSR हॉल में जिला योजना समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में जिले के सभी विधायक, प्रशासनिक अधिकारी और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली और विकास कार्यों की बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव को ध्यान में रखा। कुछ कांग्रेस विधायक और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने एजेंडे में अपने प्रस्ताव को शामिल न किए जाने पर आपत्ति जताई, जिस पर मंत्री ने सभी के प्रस्ताव को शामिल करने के निर्देश दिए। 2025-26 में शासन द्वारा जनपद हरिद्वार के परिव्यय के लिए 67 करोड़ 35,60,000 की धनराशि निर्धारित की गई है। वार्षिक परिव्यय के अंतर्गत सामान्य मद में 52 करोड़ 97,60,000 रुपए की धनराशि, अनुसूचित जात मद में 14 करोड़ 4,50,000 की धनराशि और अनुसूचित मद में 33,50,000 रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। वार्षिक परिव्यय में 35% धनराशि नवीन कार्यों पर एवं लगभग 65% धनराशि चालू, वचनबद्ध और आंशिक मरम्मत कार्यों पर भी की जाएगी। कालाडूंगी के चकलुआ में पहले प्री मानसून बारिश के बाद बरसाती नाले के पानी का डायवर्जन जंगल की ओर से नहीं होने से किसानों में भारी नुकसान हो रहा है। वहां कालाडूंगी रामनगर हाईवे पर स्थिति अस्थायी वैली ब्रिज की स्थिति कमजोर होने पर एसडीएम पारितोष वर्मा ने पुल का निरीक्षण किया। एसडीएम ने लोक निर्माण विभाग को पुल के नीचे सुरक्षा दीवार बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा बरसाती नाले का डायवर्जन जंगल की ओर करने के भी वन विभाग के अधिकारियों से बैठक की है। दृष्टिगत जो ये अस्थायी पुल यहाँ पर बैली ब्रिज डाला गया है, इसके एक बार मरम्मत पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कर दी गई है और इसके जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो अभी पीडब्ल्यूडी द्वारा किए जाने हैं और इसमें शीघ्र ही कुछ वॉल्स और वायर ग्रिड्स लगने हैं, जिससे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र कर लिया जाएगा। साथ ही जो ये यहाँ पे
गांव के खेतों की सुरक्षा का मामला है। इसको लेकर के वन विभाग का एक एस्टीमेट बनाया गया है, जिससे कि पानी का डाइवर्ट जंगल में ही कर दिया जाएगा और यहाँ पे कम से कम पानी आए, इसके लिए एक कार्य योजना वन विभाग द्वारा बनाई गई है।